हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार आज के इस वीडियो में अपन सीखेंगे कि एग्जैक्टली कूलम्स लॉ क्या चीज़ है, किस तरीके से चार्ल्स अगस्टिन दे कूलम भाई साहब ने इसको डेवलप किया था। और जो ये लॉ है ये काफ़ी हद तक अपने बाबा न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से काफ़ी मिलता जुलता है। तो हम देखेंगे कि कूलम्स लॉ में और ग्रेविटेशन इस लॉ में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, इसके अलावा क्या क्या डिफरेंसेस है वो भी अपन जानेंगे। देन कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन किस तरीके से अपन करेंगे, एग्जैक्टली लॉ है क्या उसके बारे में अपन जानेंगे। फर्दर हम देखेंगे कि इस लॉ में अपन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये क्या बला है ये भी अपन जानेंगे। फर्दर हम देखेंगे इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है। और फाइनली एक बहुत ही बड़ा पंगा था उस टाइम जिस टाइम ये डेवलप हुआ था, जो कि काफ़ी सारे साइंटिस्ट, काफ़ी सारे फिजिसिस्ट लोग काफ़ी परेशान थे 100-150 साल तक कि भाई ये पंगा एग्जैक्टली है क्या। तो इस पंगे के बारे में मैं आपको बताऊंगा और इसका सॉल्यूशन किस तरीके से आया सामने वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखो और खूब सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप सीखोगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यार जो चार्जेस होते हैं तो जब वो मोशन में होते हैं तो उनका एनालिसिस करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसके बारे में हम फ्यूचर में इलेक्ट्रोडायनामिक्स में सीखेंगे, जहाँ पे चार्जेस मोशन में होते हैं, राइट। और फिलहाल अपन स्टार्ट करने वाले हैं कि चार्जेस जब रेस्ट पे होते हैं तो किस तरीके से डील करते हैं, क्या क्या हरकतें शो करते हैं, इनके बारे में अपन जानेंगे। तो इस सेक्शन को अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्जेस एट रेस्ट की बात करते हैं। जो भी चार्जेस होंगे वो सारे रेस्ट में होंगे, स्टैटिक कंडीशन में होंगे, रुके हुए होंगे, राइट। तो इसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। तो आप अगर देखो कि इवन हम अपने आसपास हर तरफ चार्जेस से घिरे हुए हैं और ये चार्जेस ऐसे एग्जैक्टली हमें दिखते नहीं इतने आसानी से, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत थी कि इन चार्जेस के बीच में क्या इंटरेक्टिव फोर्सेस लग रही है, कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, इनके बारे में क्वांटिटेटिव मॉडल अपने पास नहीं था। स्टार्टिंग में 1700s की बात है। तो सबसे पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ जो पहला स्टेप बढ़ाया था वो अपने बाबा कूलम ने बढ़ाया था। और उन्होंने जो अपना कूलम्स लॉ दिया था, इस लॉ की वजह से सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था टुवर्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इस कूलम्स लॉ में अपन ने पहली बार देखा था कि क्वांटिटेटिवली कि एग्जैक्टली कितना फोर्स लगता है किन्हीं दो चार्जेस के बीच में, किन्हीं दो चार्ज्ड बॉडीज के बीच में, वो कूलम्स लॉ में बताता है। तो बाबा कूलम ने सबसे पहले अपने इस लॉ को जो डेवलप किया उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया था उसको बोला जाता था टॉर्शन बैलेंस। और ये जो टॉर्शन बैलेंस था एक्चुअली बाबा कूलम ने तो डेवलप किया था, लेकिन उनके काफी साल पहले इंग्लैंड में एक जॉन मिशेल करके अपने बाबा थे एक और, तो उन्होंने एक्चुअली डेवलप कर चुके थे, जो अपनी फर्दर स्टडीज में वो कुछ यूज करना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से जॉन मिशेल की डेथ हो गई थी तो वो उस टॉर्शन बैलेंस को एक्चुअली यूज नहीं कर पाए थे। बाकी कुछ साल बाद वो जो टॉर्शन बैलेंस था वो एक्चुअली पास ऑन हो गया था हेनरी कैवेंडिश को, और कैवेंडिश भी अपने बाबा इंग्लैंड में ही रहते थे। तो इसके बाद बाबा कैवेंडिश ने जो अपना टॉर्शन बैलेंस था उसकी मदद से जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उसमें जो जी आता है आप देखोगे तो उस जी के बारे में इस टॉर्शन बैलेंस की मदद से निकाला था। और फर्दर उन्होंने बताया था कि पूरे अर्थ का मास कितना है। तो इसके बारे में फ्यूचर में कभी देखेंगे जब ग्रेविटेशन में आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन इसी के बीच में 1777 में अपने बाबा कूलम ने एक्चुअली टॉर्शन बैलेंस इंडिपेंडेंटली इन्वेंट किया था। मतलब उनको पता नहीं था कि मार्केट में टॉर्शन बैलेंस है, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंटली उस टॉर्शन बैलेंस को खुद से डेवलप किया था। और इसकी मदद से उन्होंने एक्चुअली दो चार्ज्ड बॉडीज के बीच में फोर्स निकाली थी। तो ये टॉर्शन बैलेंस कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इसमें बेसिकली एक रस्सी होती है और उसमें ऐसे एक रॉड के थ्रू दो बॉब लगा देते हैं, बॉल बोलते हैं उनको, बॉब या बॉल। तो इन बॉल्स में ना वो चार्ज देते थे किसी तरीके से। अब क्या करते, एक तीसरी बॉल को इस होल से यहाँ से डालते थे और यहाँ से वो देखते थे कि इन बॉलों के बीच में जो फोर्स लगेगी उसकी वजह से ये घूमेगा, ऐसे करके ट्विस्ट होगा। तो जैसे अपन कपड़े धोते हैं अगर, तो अपन ट्विस्ट करते हैं, राइट। कपड़ों को ऐसे मोड़ते हैं जिससे पानी निकल जाए, निचोड़ देते हैं, राइट। तो इसी को ट्विस्ट बोलते हैं, ट्विस्टिंग, मरोड़ना। तो जब ये जो रॉड थी घूमती थी तो वो जो तार थी, जो रस्सी जुड़ी हुई थी टॉर्शन बैलेंस के अंदर, वो घूम जाती थी तो उसमें ट्विस्ट आता था। तो इसमें जो फोर्स इनके बीच में लग रहा है, इन चार्जेस के बीच में लग रहा है, वो उस ट्विस्ट के प्रोपोर्शनल था। तो इस टॉर्शन बैलेंस की मदद से बाबा कूलम ने पता लगाया कि जो भी चार्जेस है उनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो एक्चुअली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। देन उनने पता लगाया कि जो फोर्स है वो दूरी के स्क्वायर के साथ इनवर्सली घटती है। मतलब अगर आपने दूरी 2 गुना कर दी तो फोर्स जो है 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो फोर्स जो है वो 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² था, ये उनको पता चला। तो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला अपने पास बना वो बन गया F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R², जहां पे Q1 Q2 अपने चार्जेस हैं, जिन भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रही है।
r उसकी बीच की दूरी है उन चार्जेस के बीच की, और k अपना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको कूलम्स कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो आगे जाके उन्होंने देखा कि ये जो k निकल के आता है, इस k की वैल्यू जो है ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसमें पाई बैठा है इसका मतलब इसका कुछ संबंध सर्कल स्फीयर्स से होना चाहिए। और मैं आपसे डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर इनक्रेडिबल लाइफ ऑफ पाई वाला मेरा वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखो, तो उससे आपको पता लगेगा कि ये पाई जो है ये कितना तूफानी और कितना खतरनाक चीज है। तो इस पाई के बारे में आप पूरा सीखो वहां से, और यहाँ पे आप जान पाओगे कि पाई क्यों आया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको उस वीडियो में जरूर मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली अपने पास k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल के आती है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, तो इसके बारे में कई जगह अलग अलग इसके नाम होते हैं, जैसे वैक्यूम परमिटिविटी बोलते हैं, परमिटिविटी इन या ऑफ वैक्यूम बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ एम्प्टी स्पेस बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। ये हर जगह से फैले पड़े हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इसका नाम जो है चेंज करके इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा है। तो करेंटली जो नाम फेमस है वो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। बाकी ये जो सारे नाम है ये भी आपको बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये बड़ा घातक सा है, तो इसके बारे में फ्यूचर में वीडियो एक अलग से बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि एप्सिलॉन नॉट एग्जैक्टली करता क्या है, इसका काम क्या है, होता क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट बेसिकली फिलहाल के लिए आप ऐसा याद रख सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट हमें ये बताता है कि अगर बीच में वैक्यूम है तो एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी पे कितना फोर्स लगा रही है, तो वो बीच में स्पेस के थ्रू जो इंटरेक्शन जा रहा है कितना आसानी से वो इंटरेक्शन पास ऑन हो सकता है दूसरी बॉडी तक। तो एप्सिलॉन नॉट इसके बारे में बताता है। ठीक है, फ्यूचर में अपन और बात करेंगे इसके बारे में, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। अब एक स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी जो आप देख सकते हो कूलम्स लॉ में और अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, आप देख सकते हो फॉर्मूले जो है एकदम एग्जैक्टली एक जैसे दिखाई देते हैं। तो इसमें बस फर्क ये है कि मास को रिप्लेस कर दिया चार्ज ने, दूरी का दूरी ही रह गया, और अपने कूलम्स लॉ में जो k होता है वो ग्रेविटेशन लॉ में g बन जाता है। तो इनके बीच में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, और अभी तो अपने को नहीं पता, कोई भी साइंटिस्ट नहीं बता पाया है कि ये सिमिलैरिटी एग्जैक्टली क्यों दिख रही है हमें फॉर्मूले में। लेकिन आई होप आप में से कोई अच्छा फ्यूचर में साइंटिस्ट, ब्राइट साइंटिस्ट बन के निकलेगा और इसके बारे में हम सबको बताएगा, राइट। तो अपने कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशन लॉ में क्या क्या सिमिलैरिटीज है इसके बारे में अपन देखते हैं। तो जो सबसे पहली सिमिलैरिटी है, ये दोनों ही फोर्सेस जो है वो सेंट्रल फोर्सेस है। अभी सेंट्रल फोर्स क्या होता है, अगर आप ध्यान दो, कभी भी कोई भी दो बॉडीज के बीच में लगने वाली जो फोर्स है वो उनके जो सेंटर्स को जोड़ती हुई लाइन है, उन दोनों लाइंस के अलोंग अगर वो फोर्स लगे तो उसको अपन सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। जैसे इस केस में ये देखो, ये दोनों फोर्सेस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स लग रही है, तो ये सेंट्रल फोर्स है। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स भी दो मासेस के बीच में जो लाइन जुड़ती है उनके बीच में लगती है, तो वो भी एक सेंट्रल फोर्स है। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये ध्यान रखो। अब ये जो फोर्सेस लग रही होती हैं इसमें अपन देखो, अगर ऐसा सोचें, कूलम्स लॉ की बात कर रहा हूं, तो इसमें अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज ले लो Q1, एक नेगेटिव चार्ज ले लो Q2, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव चार्ज एक फोर्स लगा रहा है जिसको मैंने F12 बोला, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड बॉडी, ऐसा मैंने बोला। तो ये F12 हो गया। और दूसरा Q2 वाले चार्ज पे जो Q1 वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है उसको मैं बोलूंगा F21, सेकेंड बॉडी पे फर्स्ट वाले की वजह से फोर्स इस तरफ आएगा क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अपन ने देखा है, ठीक है। तो अगर मैं F12 की बात करूं तो उसको मैं लिखूंगा K Q1 Q2 बाय इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फर्दर अगर मैं Q2 पे फोर्स लिखूं तो मैं लिखूंगा K Q2 Q1 बाय आर स्क्वायर। अब आप नोटिस करो ये दोनों ही फोर्सेस एक्चुअली एग्जैक्टली बराबर हैं, और ये इसीलिए हैं क्योंकि एक्चुअली एक्शन रिएक्शन पेयर टाइप का है। अगर आप सोचो कि ये अपना एक सिस्टम है, मतलब इन दोनों का अपन एक सिंगल एक सिस्टम मान लिया, तो उसके अंदर ही सारी फोर्सेस लग रही हैं, और इंटरनल फोर्सेस हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं। ये अपन आगे जाके देखेंगे भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में जब मैं बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए आप ऐसे ध्यान रखो कि जब भी इंटरनल फोर्सेस होती हैं तो वो एक दूसरे को हमेशा कैंसिल करेंगी, और वो एक्शन रिएक्शन पेयर्स में होती है। तो यहाँ पे दोनों ही फोर्स आप देखो इक्वल एंड अपोजिट है, बोले तो थर्ड लॉ को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो हमेशा दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगी वो इक्वल एंड अपोजिट होगी अगर उन दोनों का एक सिस्टम आप मान लोगे। ये चीज आप ध्यान रखना। और वो जो फोर्सेस हैं वो सेंट्रल फोर्सेस हैं। ये मेन मुद्दे की बात यहाँ सीखने की। अब इसके बाद मुद्दा आता है कि भैया अगर अपने पास दो या दो से ज्यादा चार्जेस होंगे तब क्या करेंगे, तो वहां काम आता है अपना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इससे बहुत डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा सुपरमैन जैसा कुछ नहीं है। तो सुपरपोजिशन बेसिकली आपको ये बताता है कि कोई अगर आपके पास दो तीन फोर्सेस हैं, दो तीन वेलोसिटीज है, दो तीन एक्सेलरेशंस है, बोले तो दो से ज्यादा अगर वेक्टर्स हैं तो उनको आप कैसे जोड़ते हो, आप उनका वेक्टर एडिशन करते हो, राइट, रिजल्टेंट निकाल लेते हो सबका जोड़ जाड़ के, या तो कंपोनेंट्स करके निकाल सकते हो, या तो उनका रिजल्टेंट एज अ होल आप निकाल सकते हो, जिसको मैंने अपने वेक्टर्स वाले पूरी प्लेलिस्ट में समझाया हुआ है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरी वेक्टर्स वाली प्लेलिस्ट को भी आप जरूर देखो, तो वहां से आपको वेक्टर्स के सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे अपन देखेंगे अगर अपने पास सपोज 3 चार्जेस हैं तो उन 3 चार्जेस के बीच में नेट फोर्स किस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम आएगा। तो सपोज अपने पास मान लो Q1, Q2 और Q3 इस तरीके से 3 चार्जेस मैंने यहाँ बना रखे हैं। तो आप सोचो Q1 और Q3 के बीच में जो फोर्स लगेंगी वो कैसे लगेंगी, अट्रैक्टिव लगेंगी, ऐसी और ऐसी। Q1 और Q2 के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेंगी जो ऐसी होगी और ऐसी होगी। और Q2 और Q3 के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगी वो ऐसी होगी। ये मैंने बना दिया। अब 1 और 2 के बीच में जो फोर्सेस होगी अपन ने जैसे 1 2 और 2 1 अपन ने बात किए थे वैसे करके मैंने बना दिया है। और 1 3 के बीच में जैसे 1 3 और 3 1 फोर्स अपन ने बना दिया है। अगेन 3 2 और 2 3 अपन ने इस तरीके से बना दिया, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस है। अब अगर मैं निकालना चाहता हूँ सपोज Q1 पे इन बाकी के दोनों चार्जेस की वजह से कितनी फोर्स लग रही है, कैसे निकालें, इसका सिंपल सा जुगाड़ ये है कि आप सोचो कि Q2 जो है वो Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा। भूल जाओ Q3 है कभी, ठीक है। सो सिर्फ Q2 की वजह से कितना Q1 पे फोर्स लगा उसको अपन ने यहां बना दिया F12, ठीक है। अब Q2 को भूल जाओ और सोचो कि सिर्फ Q3 बैठा है, तो Q3 Q1 पे अकेले कितना फोर्स लगाएगा, ये वाला, तो अपन ऐसे बना देंगे F13। अब आप अगर Q1 को देखो तो पिक्चर अपनी ऐसी बन गई है। अब देखो दो फोर्सेस हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब दोनों फोर्सेस का वेक्टर अपन ऐसा बना सकते हैं और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है कुछ इस तरीके से आना चाहिए इनके बीच से। तो ये अपन ने निकालना ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो ये आप वेक्टर एडिशन करके सिंपली निकाल सकते हो। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ नहीं है, बेसिकली वेक्टर एडिशन ही है। अगर आपके पास 2 से ज्यादा वेक्टर्स होंगे तो उनको आप कंपोनेंट्स करके या डायरेक्टली इस तरीके से तोड़ फोड़ के वेक्टर सम ले लो, तो वही आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन से डरने का नहीं है, बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है। इसी तरीके से Q3 पे आप फोर्स निकाल सकते हो, Q2 पे आप फोर्स निकाल सकते हो, और कितने भी चार्ज की वैरायटी दे रखी हो, किसी भी तरीके से रखे हो, तो उनके बीच में कितनी फोर्सेस हैं, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे कितने कितनी फोर्स लग रहे हैं, वो आप डेफिनेटली निकाल पाओगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन को देखना है वो है इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम क्या भला है, ये केमिस्ट्री वाला इक्विलिब्रियम नहीं है, एक्चुअली अपना फिजिक्स वाला इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम का अल्टीमेटली फंडा ये है, अगर कोई भी सिस्टम है अपने पास जिसमें कुछ भी बॉडीज हैं, तो उनके किसी भी एक पे अगर टोटल फोर्स, टोटल नेट फोर्स या नेट फोर्स भी सिर्फ बोल सकते हैं, अगर वो टोटल फोर्स 0 है तो वो बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब वो बॉडी पे कोई नेट फोर्स नहीं है, मतलब उसका कोई नेट एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो उसको अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन में बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब उस बॉडी की हो सकती है वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो, इसके बारे में आप सोचना जरूर, ठीक है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस में बात करूंगा। तो सपोज जैसे अपने पास 2 चार्जेस है Q1 और Q2 मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अपन को एक Q3 चार्ज है उसको बीच में कहीं पे रखना है ताकि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के लिए अपन ने क्या बोला, नेट फोर्स उस पर 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा सुपरपोजिशन का इस्तेमाल कर लेंगे। तो अपना Q3 चार्ज जो है वो एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब Q1 जो है वो Q3 पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स, राइट, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। और Q2 जो है वो Q3 पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, अगेन अट्रैक्टिव। तो अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएं तो अपना जो Q3 चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रह जाएगा, वहीं रह जाएगा, ठीक है। तो यहां से अपन को पता लगाने की क्या कंडीशन होगी, कहां पे उसको रखें कि वो जो Q3 चार्ज है वो इक्विलिब्रियम पे रहे। अपन ये x निकालना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब आप देखो Q1 की वजह से Q3 पे जो फोर्स है वो कितना लगेगा, तो अपन लिखेंगे K Q1 Q3 बाय d माइनस एक्स का स्क्वायर। इनके बीच की दूरी जो है वो d थी, तो 1 और 3 के बीच की दूरी हो जाएगी d माइनस एक्स, राइट। इसी तरीके से आप अगर 2 और 3 के बीच में फोर्सेस देखो तो वो होगा K Q2 Q3 बटे x का स्क्वायर। इस तरीके से अपन बता देंगे क्योंकि इनके बीच की दूरी x है। तो अब अगर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएं तो अपना जो Q3 चार्ज है वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे रह जाएगा। तो अपन ने क्या किया, इन दोनों को इक्वेट करा दिया। तो इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। इसका मतलब अगर आप Q2 से x दूरी पे, जो कि ये निकल के आई है, इतनी दूरी पे आप Q3 चार्ज को रख दोगे तो वो वहां पे इक्विलिब्रियम पे रह जाएगा, वहीं का वहीं रह जाएगा, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बात कर रहे हैं, राइट। तो दैट्स ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम। अब थोड़ा सा अपन देखेंगे कूलम्स लॉ में लिमिटेशन क्या है एग्जैक्टली, क्यों कूलम्स लॉ को हम बड़ी बॉडीज पे नहीं लगा सकते। कूलम्स लॉ जो है वो सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए ही वैलिड है, तो ऐसा क्यों है इसके बारे में थोड़ा सा अपन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप नोटिस करो कि जब मैंने कूलम्स लॉ बताया था आपको तो उसमें अपन ने एक छोटी सी चीज नोटिस नहीं की, लेकिन नोटिस करनी चाहिए कि जो चार्ज बॉडीज थी उनके सेंटर्स के बीच की जो दूरी थी, जो हमने r ली थी, वो r काफी ज्यादा था इन कंपैरिजन टू
इन चार्ज बॉडीज का जो साइज था, जो इनका रेडियस है या डायमीटर है, उसके सामने ये जो आर है, दूरी काफी ज्यादा है। इसका मतलब हम उन चार्जेस को बहुत छोटा मान सकते हैं बिकॉज आर काफी बड़ा है उससे, ठीक है। तो सेपरेशन आर बिटवीन द स्फीयर्स इज मच लार्जर देन देयर साइज, ये अपन ने एक बात की थी, ठीक है। तो यहां से अपने को एक काम की चीज निकल के आती है कि जब चार्जेस काफी दूर हैं, एक दूसरे से काफी दूर है, तो अपन देखा था कि फोर्स जो है वो दूरी के साथ घटता जाता है, राइट। तो काफी दूर होने की वजह से उनके जो चार्जेस हैं एक दूसरे पे बहुत कम फोर्स लगाएंगे अगर काफी दूरी पे हैं। अब होगा क्या, जो चार्ज है वो इवनली पूरे स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एक समान डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चार्जेस का जो सेंटर होगा वो एग्जैक्टली इस स्फीयर के सेंटर को कोइंसाइड कर जाएगा, इन दोनों के सेंटर्स बराबर हो जाएंगे। इसलिए अपन आर को प्रॉपर डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, चार्ज का सेंटर ये, इस चार्ज का सेंटर ये, तो इनके बीच की दूरी ये अपन बता सकते हैं। लेकिन अब अगर आपने इन बॉडीज को पास लेके आ गए तो अब ये चार्ज स्फीयर्स में होगा क्या, अगर दोनों में पॉजिटिव चार्ज है तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो उनके रिपल्शन की वजह से होगा क्या, ये सारे पॉजिटिव इस तरफ भाग जाएंगे, ये सारे पॉजिटिव इस तरफ भाग जाएंगे, तो दोनों दूर दूर पॉजिटिव्स हो जाएंगे। अब देखो, इनका जो सेंटर है वो यहां कहीं आ गया और इनका जो सेंटर है वो यहां कहीं पे आ गया। इसका मतलब चार्जेस का सेंटर और बॉडी का सेंटर अब मैच नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब देखो, बॉडी का सेंटर अभी भी आर ही है, लेकिन जो चार्जेस का सेंटर है उनके बीच का सेपरेशन डी हो गया, एक सेंटर यहां आ गया, एक सेंटर यहां आ गया। तो चार्जेस का जो सेंटर है वो चेंज हो गया इन कंपैरिजन टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर्स। तो इस वजह से जो कूलम्स लॉ है उसको हम तभी लगा सकते हैं जब हम चार्जेस का सेंटर प्रॉपर डिफाइन कर पाए। तो उसके लिए हम चार्जेस को पॉइंट पार्टिकल्स अगर समझें तो हम कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। और फ्यूचर में अब वीडियोस में मैं बताऊंगा आपको कि अगर हमारे पास एक्सटेंडेड बॉडीज है, कंपोजिट बॉडीज है, बड़ी बड़ी बॉडीज है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसमें किस तरीके से फोर्स लग रहा होगा और क्या क्या इंटरेक्शंस होंगे, उनको किस तरीके से जुगाड़ से निकालेंगे। तो इसके लिए हिंट ये है, सांप सीढ़ी खेलना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। तो वो अपन फ्यूचर में देखेंगे कि कंपोजिट बॉडीज के लिए किस तरीके से अपन कूलम्स लॉ को अप्लाई करते हैं। लेकिन सबसे मुसीबत की बात ये थी, जो 1700s और 1800s के मिड तक बहुत लोगों को परेशान करी थी, वो था एक्शन एट अ डिस्टेंस। भैया चलो, एक बॉडी दूसरे पे फोर्स कितना लगा रही है अपन ने बता दिया अपने ग्रेविटेशनल लॉ से और कूलम्स लॉ से, ठीक है। लेकिन मुसीबत ये थी कि इस टाइम पे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है, बीच में मीडियम क्या है, मीडियम किस तरीके से बिहेव कर रहा है, बीच में कोई रस्सी तो बंदी नहीं है, तो ये बॉडी दूसरी बॉडी पे किस तरीके से फोर्स लगा रही है, ये चीज कोई समझ नहीं पा रहा था। तो अब जो सबसे बड़ी मुसीबत थी उसको इस तरीके से आप समझ सकते हो कि सब सोचते थे कि अगर अर्थ और सन है तो सन को तुरंत पता है कि अर्थ है और अर्थ को तुरंत पता है कि सन है। लेकिन अगर सोचो सन तुरंत से गायब हो जाए तो अर्थ को क्या खटैक से पता लग जाएगा कि सन गायब हो चुका है? तो इसका आंसर सब सोचते थे हो सकता है, लेकिन बाद में एक्चुअली पता चला काफी सारी चीजों से कि कोई भी सिग्नल को या कोई भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय लगता है, टाइम लगता है, थोड़ा सा तो लगेगा ही लगेगा। तो अब जैसे सन गायब हो गया खटैक से, तो अर्थ को कुछ देर के बाद पता लगेगा कि सन गायब हो गया। थोड़ी देर अर्थ सोचता रहेगा कि सन वहीं पे है, और आपको पता है कि सन से जो लाइट आती है अर्थ पे उसको भी 8 मिनट समथिंग लगते हैं आने में अर्थ पे, राइट। तो इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर होने में समय लगता है, और मीडियम का कुछ तो लोचा है जिसकी वजह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इंफॉर्मेशन जाने में समय लगता है। तो इस सारे मायाजाल, इस सारे पंगे से हमको बचाने के लिए आए थे माइकल फैराडे, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल और भी बहुत सारे साइंटिस्ट, जिन्होंने हमको अल्टीमेटली ये चीज समझाई कि कोई भी बॉडी अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करती है और वो फील्ड ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है। तो इस फील्ड के बारे में हम सीखेंगे अपने अगले वीडियो में, जो बहुत ही शानदार और बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। और ये फील्ड एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बोलना चाहिए सटल टाइप की चीज है, जिसको 1700-1800 में जो इतने सारे साइंटिस्टों ने समझाया, तब एक्चुअली थोड़ा थोड़ा समझ में आया, अच्छा इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर होने में समय लगता है और देयर आर सो मच लोचा। तो आई होप ये वाला वीडियो आप डेफिनेटली बहुत एंजॉय करने वाले हो, अगला जो आने वाला है, और डेफिनेटली इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सीखने मिला होगा। तो जाते जाते इस वीडियो पे एक लाइक जरूर डाल देना अगर आपको अच्छा लगा हो, और डेफिनेटली अपने दोस्तों से भी शेयर करना यार। और लास्ट वीक ही अपने 800 सब्सक्राइबर्स भी हो गए, सो थैंक्स टू यू ऑल वेरी मच। आई एम वेरी हैप्पी एंड बहुत अच्छा अपना एक फैमिली बन रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूं इसी तरीके से, और फिर मिलेंगे जल्दी से अपने अगले फील्ड वाले वीडियो में, राइट। तब तक के लिए गुड बाय।